नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और स्वागत है आप सबका न्यूज पथ पर। राह जिंदगी की हो या फिर खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। आपको बता दें, लेकिन हॉर्न ओके प्लीज में आज जश्न के माहौल में फायरिंग वाली सनक से सावधान करने वाली खबर होगी। सियासी ढाबे में संसद के घमासान के साथ दिखाएंगे बिहार विधानसभा में माइक तोड़ प्रदर्शन। तो सोशल अड्डा में खुशियों को मनी कनेक्शन पर मंथन हम करेंगे और प्रगति मार्ग में मिलवाएंगे सबसे बड़े ब्लड डोनर से। और शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। हरियाणा के जींद में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से पुलिस के जवान अलग तरीके से पेश आए। दरअसल ऐसे लोगों के चालान करने की बजाय उन्हें गुलाब के फूल दिए गए। इनमें कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। ट्रैफिक पुलिस की कोशिश है कि सड़क हादसों पर लगाम लगाई जाए, इसलिए ऐसा तरीका अपनाया गया। लोगों को फूल देकर प्यार से समझाया ताकि वो ट्रैफिक नियमों का पालन भी करें और हादसों से भी बचें। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी के पास स्थानीय लोगों ने सेना के साथ मिलकर अपना लोसर त्योहार सेलिब्रेट किया। इस दौरान ये लोग गाना गाते और डांस करते दिखे। यहाँ की मोनपा जनजाति लोसर उत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाती रही है। इसमें विशिष्ट रस्मों और परंपराओं का पालन होता है। लोसर त्योहार बसंत की शुरुआत का भी संकेत देता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के तडोबा टाइगर रिजर्व में तेंदुए के 2 दुर्लभ काले रंग के बच्चे देखे गए। काले रंग के इन शावकों को देखकर वन विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं। कहा जा रहा है कि वन विभाग की टीम वहां पेट्रोलिंग कर रही थी, तो इसी दौरान उन्हें ये दुर्लभ काले रंग के तेंदुए के बच्चे दिखाई दिए। अभी तक तडोबा में एक ही काले रंग का दुर्लभ तेंदुआ पाया गया था, लेकिन अब 2 और काले रंग के शावक दिखने के बाद ये उम्मीद जताई गई कि वहाँ कुछ और ऐसे शावक हो सकते हैं। अजमेर सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए जेलवाणी नाम से एक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। जेल में कैदियों के लिए उनका अपना रेडियो चैनल होगा, जिस पर कैदी अपने मनपसंद के गाने और दूसरे कार्यक्रम सुन पाएंगे। इतना ही नहीं, कैदी भी अपने गीत या कविता सुना सकते हैं। इस जेलवाणी रेडियो स्टेशन पर हर रोज दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक प्रसारण होगा। कभी यहाँ देशभक्ति के गीत सुनाए जाएंगे तो कभी राजस्थानी लोकगीत भी प्रसारित होंगे। इसके अलावा कैदियों को तनाव मुक्त रहने और सेहत से जुड़े कुछ और टिप्स भी दिए जाएंगे। मैं बंदी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी थीम है सलाम हिंदुस्तान, इसके अंदर हम सारी देशभक्ति गीत सुनाएंगे आपको और आप ही की पसंद की सारी फरमाइशें हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। बिहार के मुंगेर की कुछ दुकानों में 2 सांडों के बीच लड़ाई हो गई। इससे वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। लड़ाई के समय दुकान के अंदर मौजूद सभी लोग भाग निकले। वहीं सांडों की इस लड़ाई से दुकानों में रखा काफी सामान टूट गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जश्न के माहौल में फायरिंग वाली सनक से जुड़ी है। शादी विवाह हो, जन्मदिन हो या जश्न का कोई भी मौका, कुछ लोग इस मौके पर अपनी शान दिखाने के लिए या यूं कहे कि अपनी ताकत की नुमाइश के लिए फायरिंग करते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से समाज में उनकी इज्जत बढ़ती है। ये चलन पहले से है, लेकिन चिंता इस बात की है कि युवा पीढ़ी भी इस सनक का शिकार हो रही है। आए दिन शादी विवाह के मौके पर हर्ष फायरिंग के वीडियो सामने आते हैं। सभी अच्छी तरह से समझते हैं कि जरा सी चूक होने पर फायरिंग में किसी की जान तक जा सकती है और जाती भी है। फिर भी लोग इससे बाज नहीं आ रहे। पिछले दिनों बिहार से लेकर हरियाणा तक कई राज्यों में हर्ष फायरिंग के कई मामले सामने आए। हालांकि पुलिस एक्टिव है, लेकिन जरूरी है कि इस समस्या को लेकर हॉर्न बजाया जाए। शादी की खुशी में जश्न का माहौल है। ऑर्केस्ट्रा के साथ लोग नाच रहे हैं। इसी दौरान एक युवक
पिस्तौल निकालकर हवा में फायरिंग की कोशिश करता है, लेकिन जब फायर नहीं होता तो वो पिस्तौल नीचे करके उसे ठीक करने लगता है और तभी गोली चल जाती है। गोली सामने खड़े उसके अपने भाई को लगी, जिसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। शादी विवाह से जुड़ी एक और तस्वीर देखिए। विदाई के बाद दुल्हन ससुराल की दहलीज पर खड़ी है। धूमधाम से उसका स्वागत किया जा रहा है। इसी दौरान दूल्हे का दोस्त पिस्तौल से फायरिंग करने लगता है। वहीं दूल्हे ने भी हवा में इसी तरह गोली चलाई, इस बात से बेपरवाह कि आसपास के छतों पर अनगिनत लोग खड़े थे और गोली किसी को भी लग सकती थी। पहली तस्वीर बिहार की है, दूसरी हरियाणा की। लेकिन शादी विवाह, जन्मदिन या चुनाव की जीत की खुशी में हर्ष फायरिंग की ऐसी तस्वीरें देश भर में और खास तौर पर उत्तर भारत में बेहद आम है। हालांकि इसके खतरे बेहिसाब हैं और इसलिए जरूरी है कि इसी सनक को लेकर हॉर्न बजाए जाए। जश्न के माहौल में लोग हर्ष फायरिंग क्यों करते हैं और अब इसे लेकर चिंता क्यों बढ़ गई है, ये समझना जरूरी है। असल में शादी विवाह के मौके पर हर्ष फायरिंग का चलन बेहद पुराना है। आमतौर पर समाज के सामने दबदबा दिखाने के लिए फायरिंग होती है, यानी एक तरह से झूठी ताकत की नुमाइश है। पहले हर्ष फायरिंग आमतौर पर लाइसेंसी हथियारों से की जाती थी, लेकिन अब अवैध हथियारों से जमकर फायरिंग हो रही है। जाहिर है फायरिंग के मामले भी बढ़े हैं और शायद इसलिए 2019 में सरकार ने हर्ष फायरिंग को लेकर सख्त सजा का प्रावधान किया। बढ़ती घटनाओं पे आधार पे इनको लगा कि इस चीज को डिफाइन होना चाहिए, तो 2019 में आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए और उसके सेक्शन 9 के 9वें भाग के द्वारा इन्होंने जो हमारा मूल आर्म्स एक्ट था उसकी धारा 25 में एक नए सेक्शन की वृद्धि की और उस सेक्शन में इन्होंने हर्ष फायरिंग को डिफाइन किया कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे, रिलीजियस मैटर पे या किसी भी अदर ऑकेजन पे किस अनावश्यक रूप से फायरिंग करना, ये हर्ष फायरिंग के डिफिनीशन में आ गया और इसके साथ साथ उसमें 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान हो गया। लेकिन मुश्किल ये है कि सख्त कानून और पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद हर्ष फायरिंग रुक नहीं रही। डांस करते हुए या बारात में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में फायरिंग करने से लोग गुरेज नहीं करते। कभी किसी की जान चली जाती है तो कभी कोई बाल बच जाता है। सवाल है सख्त कानून के बावजूद लोगों को डर क्यों नहीं? कहीं न कहीं हमारी जो एजेंसीज हैं, पुलिस पकड़ भी लेती है, अरेस्ट भी कर लेती है, फिर वो मुकदमा चलता है। चूंकि फायरिंग करने वाला और वहाँ जो लोग मौजूद होते हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किसी की बारात में कोई किसी का रिश्तेदार ही जाएगा, कोई मित्र ही जाएगा और उसकी खुशी में हिस्सा बटाने पर वो फायरिंग करता है। तो ऐसे लोग बाद में गवाही के स्टेज पर जो है भाग खड़े होते हैं या हॉस्टाइल हो जाते हैं या कह देते हैं कि साहब पुलिस ने तो मेरा नाम जबरदस्ती लिख लिया, मैं तो वहाँ था ही नहीं। तो जो हमारे जुडिशियल सिस्टम की कुछ, मैं उसको कहूँगा लूप होल्स हैं, कमियाँ तो नहीं कहूँगा, लूप होल्स हैं, उनका फायदा ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मिलता है। असल में सिर्फ सख्त कानून और पुलिस की कार्रवाई से हर्ष फायरिंग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके लिए सामाजिक सोच को बदलना भी बेहद जरूरी है और इसके लिए हम सभी को अपने स्तर पर पहल करनी होगी। सबसे जरूरी हर्ष फायरिंग से जुड़े मनोविज्ञान को बदलना है। मनोचिकित्सक बताते हैं कि इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि अक्सर लोग शान दिखाने के लिए ये करते हैं और उसमें जो दूसरे लोग हैं उस समारोह में शामिल वो उनका सहयोग करते हैं, यानी वो मूक दर्शक बने होते हैं, वो उसको देखते हैं, वो इसको एंजॉय करते हैं। यानी एक आनंद की बात और एक गर्व की बात लोग महसूस करके हर्ष फायरिंग करते हैं और बाकी लोग भी उसमें शामिल होते हैं। हथियारों के जरिए झूठे ताकत की नुमाइश से बचने और दूसरों को इस सनक से दूर रखने के लिए जरूरी है कि हॉर्न बजाए जाए। शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जश्न के मौके पर फायरिंग करने के सनक के पीछे एक मनोविज्ञान है जो काफी हद तक सोशल स्टेटस से जुड़ा है, खुद को बड़ा या फिर ताकतवर दिखाने की भावना से जुड़ा है। ये सोच क्यों है और इसे कैसे दूर किया जाए, ये हमने मनोचिकित्सक डॉक्टर पीके श्रीवास्तव से समझा। सुनिए। हर्ष फायरिंग लोगों का करने का मंतव्य जो होता है वो बेसिकली
कुछ तो बहुत बड़ा प्लेजर होता है, एक बड़ा ही खुशी का एहसास मिलता है जब वो खुशी में ही मोस्टली होती है, त्योहार में या शादियों में या इलेक्शन जीत गए हैं। दूसरा क्या होता है कि अपना प्रभुत्व कायम करने की भी स्थिति की, हाँ हम बहुत ताकतवर हैं। शुरू से ही अस्त्र शस्त्र हमेशा ताकत का प्रतीक माने जाते रहे हैं, लेकिन इस तरीके से करने में उनको ऐसा लगता है कि समाज में उनका एक रुतबा हासिल होता है और ये एक तरीके से प्लेजर, और प्लेजर एक ऐसी चीज में जिसमें उनको आनंद का अनुभव होता है, अनुमान, और एक तरीके से हम इसको इलनेस ही कहेंगे, क्योंकि जिसमें हम एक आम आदमी से अलग हट के हरकतें करना शुरू कर दें जो कि सामान्य तरह से लोगों के जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाए, और कई लोगों की जानें भी इसमें बहुत बार जा चुकी हैं। तो ये लोग ऐसा करते हैं। कमोवेश फायरिंग एक तरीके से हार्श फायरिंग और एक तरीके से हवाई फायरिंग। तो हवाई फायरिंग भी लोग अमूमन करते हैं जब कभी डर भय अंदर से लगता है, और वो उसकी हवाई फायरिंग करके वो लोगों में दहशत कायम करने का करते हैं कि मुझे मत डराइए, हम आपको उससे पहले डरा देंगे। तो कहीं ना कहीं से मेंटल स्टेटस, कहीं से डर और कहीं से बहुत बड़ा प्लेजर, बहुत बड़ा खुशी और दोनों ही चीजें डर के साथ शामिल होती हैं, जिसमें हम हार्श फायरिंग करके लोगों में दबाव क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं। पर्पस इसका यही रहता है मोस्टली। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नवरात्र पर यूपी सरकार अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएगी। इस बारे में सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। यूपी सरकार इस तरह के आयोजन के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए भी देगी। ये कार्यक्रम जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर नवरात्र में सभी 9 दिन आयोजित होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर 9 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। राज्य के मौजूदा मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने इसकी सिफारिश की है। जिनके खिलाफ कार्रवाई को कहा गया है उनमें उस वक्त के मुख्य सचिव और डीजीपी भी शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एक रैली की। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होंगे। इससे पहले केजरीवाल ने ऐलान किया कि पार्टी राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली का भी वादा किया। महाराष्ट्र के नासिक से किसानों ने एक मार्च शुरू किया जो कि मुंबई में खत्म होगा। इस मार्च में करीब 5000 किसान शामिल हैं। इस पैदल यात्रा का मकसद बिजली कटौती और फसल के दाम समेत कई समस्याओं से सरकार को रूबरू करवाना है। ग्वालियर कुटुंब न्यायालय की काउंसलिंग में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी 2 पत्नियों के मामले में ऐसा फैसला सुनाया गया जो सुर्खियों में आ गया। इस फैसले के मुताबिक 3 दिन पति पहली पत्नी के साथ रहेगा तो अगले 3 दिन उसे दूसरी पत्नी के साथ रहना होगा, जबकि 7वें दिन वो खुद तय कर सकता है कि उसे किस पत्नी के साथ रहना है। इतना ही नहीं, उसे अपनी दोनों पत्नियों को तनख्वाह के आधे पैसे भी देने होंगे। बताया गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शादी साल 2018 में ग्वालियर में हुई थी, लेकिन इसके बाद वो नौकरी के लिए गुरुग्राम आ गया, जहां वो एक और महिला के साथ लिव इन में रहने लगा। भारतीय विदेश मंत्रालय की पहल पर केरल के IIM कोझिकोड में एक स्पेशल कोर्स शुरू किया गया, जिसमें अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान से जुड़े लोगों को भी न्योता मिला। भारतीय विचारों पर बनाए गए इस कोर्स का नाम इमर्जिंग विद इंडियन थॉट्स रखा गया है। ये कोर्स 4 दिनों का है। कारोबारी गौतम अदानी के बेटे जीत अदानी की मंगनी तय हो गई। वो डायमंड कारोबारी जयमीन शाह की बेटी दीवा से शादी करेंगे। मंगनी की रस्में अहमदाबाद में एक समारोह में हुई। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बजट सत्र चल रहा है, लेकिन संसद में बजट से जुड़ा कोई काम नहीं हो रहा। लगातार दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। बीजेपी राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर हमलावर है, तो कांग्रेस अडानी मामले में जेपीसी की मांग पर अड़ी है। संसद में काम तो खैर नहीं हुआ, लेकिन सदन में और बाहर भी बयानों के तीर खूब चले। आप भी देखिए। कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष नजरअंदाज कर रहे हैं। सर, पार्लियामेंट यानी लोकसभा संसद में गजब का बवाल है। बीजेपी के पास राहुल का लंदन वाला बयान है, तो कांग्रेस के पास अडानी का सवाल है।
सूरत हाल ये है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में कामकाज ठप पड़ा है। बस एक दूसरे से माफी की मांग है। जब एक माननीय सदस्य देश के बाहर जाके एक अपने पार्लियामेंट के बारे में ऐसे उल्टे सीधे बयान करे, शायद मोटिवेटेड है, ये भी एक शंका आती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी कहती है कि हम सब ने इस बात की निंदा भी करनी पड़ेगी और उन्होंने यहाँ पे आके माफी मांगनी पड़ेगी। हाउस सरकार खुद नहीं चलाना चाहते हैं हाउस। कल ऐसा नजारा कभी देखा है कि सरकार के मंत्रीगण, सरकार के सारे एमपीगण सब मतलब सदन को ठप करने के लिए किस तरीके से हंगामा किए हैं। तो ये पहली बार ये नजारा सबको देखने को मिलता है कि सदन को ठप कराने के लिए सबसे ज्यादा शोर शराबा हंगामा मचाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी खुद। राहुल गांधी से जो माफी की बात की, क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी क्या किया गुना की माफी मांगना है? माफी तो इन लोगों को मांगना चाहिए। बीजेपी की दलील है कि राहुल ने लंदन में देश विरोधी बयान दिया। यही आरोप अब कांग्रेस पीएम मोदी पर लगा रही है। संसद में और संसद परिसर में दोनों तरफ से प्रदर्शन हो रहे हैं, दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। आज सदन चल रहा है, राहुल गांधी जी विदेश यात्रा में घूम फिर रहे हैं, देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, संसद के बारे में झूठा प्रचार कर रहे हैं, सैनिकों का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, कश्मीर पर झूठ फैला रहे हैं। एक के बाद दूसरा झूठ बोलने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी जी वापस आइए, माफी मांगिए। मोदी के बारे में हम क्या बोलते हैं फॉरेन कंट्री में, बाहर में, डेफिनेटली वी आर आस्किंग एन अपॉलॉजी मोदी के साथ अपॉलॉजी, माफी मांग के लिए। ठीक है, आज भी बीजेपी के सांसदों ने, बीजेपी का डाइवर्शन टैक्टिस है भैया, बीजेपी का पूरा डाइवर्शन टैक्टिस है। अदानी के इश्यू पर चर्चा नहीं चाहते हैं बीजेपी। सरकार के कामकाज के हिसाब से देखा जाए तो बजट सत्र बेहद अहम है, लेकिन ऐसे टकराव वाले माहौल में सुलह की गुंजाइश नजर नहीं आती। ये वास्तव में खतरे का विषय है और मैं तो सभी पार्टी से अपील करूंगा। सरकार के निशाने पर राहुल है तो कांग्रेस का हमला हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर है। आम आदमी पार्टी और बीआरएस जैसी पार्टियों ने भी मोर्चा खोल रखा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैक्ट्स पे तो जाएगा नहीं, उसके सामने जो विंद है उस पे जाएगा। तो क्यों आखिर बचाने में अडानी को लगी हुई है, इसका जवाब दो। इसलिए कि अडानी का अगर पर्दा खुला तो उसके अंदर सब यही भाजपा वाले दिखाई पड़ेंगे। देश के 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को चुना है, लेकिन इतना बड़ा महाघोटाला हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, अडानी का घोटाला, इस पे आज तक जेपीसी नहीं बना रहे नरेंद्र मोदी जी। आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लोगों ने चुना है? सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना देता है, जांच के आदेश दे देता है। मोदी जी की सरकार अडानी के घोटाले की जांच नहीं करा रही है, जेपीसी नहीं बना रही। क्यों? क्योंकि इनके भ्रष्टाचार का पैसा लगा हुआ है। इस सियासी टकराव का मतलब भी साफ है। एक तरफ विपक्ष 2024 के लिए अपने चुनावी एजेंडे को धार देने में जुटा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी राहुल के बयान को देश के अपमान से जोड़कर उसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, केवल शोर शराब मचा करके भारतीय संसद का समय बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। और हिंदुस्तान की बात विदेश में जाके करना, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कुछ और नहीं हो सकता। अब इस सियासी घमासान के बीच संसद में जनता से जुड़े काम का क्या होगा, ये सवाल जरूर है, लेकिन उसका जवाब मिलना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ, जहां बीजेपी विपक्ष में है और पार्टी के एक विधायक को सदन का माइक तोड़ने के आरोप में 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी विधायक लखेंद्र पाल पासवान ने आंगनबाड़ी सेविका को दिए जाने वाले मानदेय पर सरकार से सवाल किया था। मंत्री ने जिसका जवाब भी दिया, लेकिन इसी दौरान दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। सत्ता पक्ष के विधायकों ने रोक-टोक की तो भड़के बीजेपी विधायक ने सामने लगा माइक तोड़ दिया। इसके बाद सदन में जबरदस्त हंगामा हो गया। हालांकि बाद में बीजेपी विधायक ने सफाई दी कि माइक तोड़ा नहीं, बल्कि वो खुल गया। हमने माइक को घूमते हुए हमने माइक को लिया, बोले हमके जैसी माइक उठा
बोलने के लिए यह माइक कवर जो है निकल गया। यह निकला, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तोड़ा नहीं, लेकिन तोड़ा तो अगर माइक तोड़ दे तो कैसे लग जाएगा? माननीय सदस्य जो है माइक तोड़ने को लेकर के कह रहे थे ऐसे छुए हैं। ये इतना मैं 4 बार छू दी लेकिन अभी भी माइक नहीं टूटा। ये वही माइक हुआ है। काहे अभी ऐसे किए तो? अरे कीजिए, करके दिखा, छू के दिखा, टूटता है तो। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट रही। सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 57,900 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 111 अंक गिरा, ये 17,043 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में गिरावट और सिर्फ 7 में तेजी रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार मंगलवार को सोने की कीमत में 480 रुपए का उछाल दर्ज किया गया, जिसके बाद प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 57,380 रुपए हो गया। इससे पहले इस मेटल का प्रति 10 ग्राम भाव 56,900 रुपए रहा। 1 किलो चांदी का दाम 66,900 रुपए दर्ज किया गया। थोक महंगाई दर फरवरी में घटकर 3.85% पर आ गई। ये 25 महीने का निचला स्तर है। जनवरी 2023 में थोक महंगाई दर 4.73% थी। वहीं फरवरी 2021 में ये 4.83% रही और जनवरी 2021 में ये 2.03% पर थी। आलू, प्याज, फ्यूल जैसे आइटम्स के सस्ते होने से महंगाई में ये गिरावट आई। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान का महंगाई भत्ते का एरियर देने से इनकार कर दिया। सरकार की तरफ से साफ किया गया कि केंद्र कर्मचारियों के बकाया 18 महीने के महंगाई भत्ते यानी डीए का भुगतान नहीं होगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आपको बता दें कि रक्तदान हमेशा से एक नेक काम रहा है। लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक भी किया जाता रहा है। ऐसे में आज आपको एक शख्स से मिलवाते हैं जो रक्तदान 1-2 बार नहीं बल्कि 124 बार कर चुके हैं। श्रीनगर के शबीर हुसैन खान साल 1980 से लगातार रक्तदान कर जरूरतमंदों की जिंदगी बचा रहे हैं। डाउनटाउन इलाके में रहने वाले शबीर हुसैन मजदूरी करते हैं, लेकिन रक्तदान को लेकर जज्बा ऐसा है कि वे खुद तो ये सराहनीय काम करते ही हैं, बल्कि लोगों को भी रक्तदान के लिए आगे आने की अपील कर रहे हैं। उनके काम को सलाम करते हुए उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं। जाहिर है वो लोगों के लिए एक प्रेरणा है। हर मजहब को सम्मान देने वाले शबीर हुसैन कहते हैं कि कभी एक सड़क हादसे ने उनको रक्तदान के लिए प्रेरित किया। आज शबीर हुसैन रक्तदान से केवल घाटी ही नहीं बल्कि बाहर भी जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। मैंने ऐसे तकरीबन 40 साल से पहले ये स्टार्ट किए थे। 1980 में मैंने स्टार्ट किए थे। उस वक्त रोड एक्सीडेंट एक हुआ था, तो वो फुटबॉल खेल रहा था, तो उसी से हमने स्टार्ट किया, क्योंकि कोई ब्लड ग्रुप ऐसे मिलते भी नहीं है, तो उसी से हमने स्टार्ट किया। तो आज तक माशाल्लाह मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू डोनर है। तो जख्मी जब इंसान देखते हैं तो उस वक्त इंसान को बर्दाश्त नहीं होता, जो इंसान हो, तो उसी सूरत हमने स्टार्ट की। जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाल्लाह तब तक मैं ये चलाऊंगा। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर नवरात्र से जुड़ी एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी महीने शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र को लेकर राज्य के सभी जिला अधिकारियों और डिविजनल कमिश्नरों को विशेष आयोजन करवाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चैत्र नवरात्र के दौरान पूरे राज्य में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाएं। 9 दिन चलने वाले चैत्र नवरात्र के दौरान और राम नवमी के मौके पर मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण का पाठ समेत अलग अलग आयोजन करवाए जाएंगे। चैत्र नवरात्र की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है और राम नवमी का त्यौहार 30 मार्च को मनाया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि मंदिरों और शक्तिपीठों में देवी गान और देवी जागरण जैसे कार्यक्रम होंगे, जिनमें विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी होगी। 29 मार्च को अष्टमी और 30 मार्च को रामनवमी के मौके पर प्रमुख मंदिरों और शक्तिपीठों में अखंड रामायण का पाठ करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए हर एक ब्लॉक, तहसील और जिले में आयोजन समिति बनाने को कहा गया है। इसके लिए सरकार ने 2 नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है। जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी लोकल कलाकारों का चयन करेगी, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में परफॉर्म करेंगे। इन कार्यक्रमों में बड़े स्तर पर लोगों की भागीदारी होगी, जिसमें शामिल होने के लिए जनप्रतिनिधि को न्योता दिया जाएगा। संस्कृति विभाग की तरफ से हर जिले को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कलाकारों को पैसे देने में होगा। आदेश के मुताबिक लोकल अधिकारियों को इन कार्यक्रमों की तस्वीरें संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करनी होंगी। 21 मार्च तक इन कार्यक्रमों के लिए पूरी तैयारी करने को लेकर कहा गया है, जिसमें मंदिरों की तस्वीरें, जीपीएस लोकेशन और मंदिर प्रशासन से संपर्क करने की जानकारी संस्कृति विभाग के साथ साझा करनी होगी। दिल्ली पुलिस ने साइबर जालसाजी रोकने के लिए उठाया है एक बड़ा कदम। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली में। खबर है कि मोबाइल में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार एक अहम कदम उठाएगी। इसके तहत अब कंपनियों को मोबाइल में प्री इंस्टॉल ऐप को अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन देना होगा। यानी जो ऐप फोन खरीदने से पहले ही इंस्टॉल रहेंगी, यूजर्स उन्हें भी अपने मोबाइल से हटा पाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जल्द ही पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की घोषणा की जाएगी। इसके लिए सरकार पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। अश्विनी वैष्णव के अनुसार देश में अगले 3 से 4 सालों में एक मजबूत चिप इंडस्ट्री तैयार हो जाएगी। दिल्ली पुलिस ने साइबर जालसाजी के मामलों पर लगाम कसने के लिए एक पहल की। इसके लिए पुलिस ने ट्रू कॉलर कंपनी के साथ समझौता किया। इससे अब पुलिस को धोखाधड़ी करने वाले फोन नंबर्स की पहचान के लिए ट्रू कॉलर की मदद मिलेगी। कई बार जालसाज पुलिस अधिकारियों या मंत्रियों की फोटो लगाकर आम लोगों से जालसाजी करते हैं। इसी तरह की धोखाधड़ी रोकने के लिए यह करार किया गया। और न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा खुशियों के मनी कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर कहा जाता है कि खुशियां पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन एक नई स्टडी में यह बात साबित हुई है कि पैसों से खुशियां भी खरीदी जा सकती है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डैनियल कॉनमैन ने अपनी रिसर्च में दावा किया है कि खुशियों का पैसों से सीधा संबंध है। डैनियल के मुताबिक पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, उसकी खुशियां भी बढ़ती जाती है। दिलचस्प बात यह है कि डैनियल की नई रिसर्च के नतीजे उनकी साल 2010 में की गई रिसर्च से अलग है। साल 2010 में की गई स्टडी में कहा गया था कि खुशियों को बढ़ाने में पैसों की भूमिका बहुत सीमित होती है, लेकिन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में छपी नई स्टडी के मुताबिक खुशियां बढ़ाने में पैसों की अहम भूमिका बताई गई है। नई रिसर्च में 18 से 65 साल के 33,391 लोगों को शामिल किया गया है, जिनकी सालाना आय कम से कम 8 लाख रुपए थी। रिसर्च में शामिल लोगों की भावनाओं को बहुत खराब और बहुत अच्छा कैटेगरी में मोबाइल ऐप के जरिए रिकॉर्ड किया गया। इस रिसर्च में पता चला है कि जिन लोगों की सालाना आय 4 करोड़ के पार चली गई, वे बहुत खुश रहते हैं। रिसर्च में डैनियल के साथ देने वाले प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मैथ्यू क्लिंग्सवर्थ का मानना है कि खुशी देने वाले कई फैक्टर होते हैं, जिनमें से एक पैसा है। उन्होंने कहा है कि पैसा खुशी का कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन ये इंसान की खुशियों को बढ़ाने में मददगार जरूर है। खुशी और पैसों के कनेक्शन से जुड़ी इस नई स्टडी पर लोग क्या सोचते हैं, सोशल अड्डा में हमने इसी मुद्दे पर लोगों की राय जानने की कोशिश की। आप भी सुनिए। क्या पैसा खुशी लाता है? हाल ही में एक रिसर्च है जो कि वॉशिंगटन पोस्ट में छपी है, जिसमें नोबल इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि पैसा है वो ढेरों खुशियां लेकर आता है। पर वाकई में क्या ऐसा है? ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ के कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या पैसे हैं वो खुशियां लेकर आता है? पैसा जरूर खुशियां लेकर आता है। अगर पैसा नहीं है तो परिवार नहीं है, पैसा नहीं है तो समाज नहीं है, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है। तो पैसा है तो ये सारा सामान आएगा, तभी इज्जत मिलेगी।
और तभी खुशी मिलेगी। आपने तो बहुत सारी चीजें बता दी, समाज, इज्जत, सब कुछ पैसे के साथ डिवाइड। सब पैसे के साथ है। अगर किसी आदमी के पास पैसा नहीं है, ना उसके यार दोस्त, ना उसका परिवार, ना उसको खाने को मिलता है, ना उसको पहनने को मिलता है, ना उसको इज्जत मिलती है। क्या बात है। चलो कुछ और लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या मानना है, क्या पैसा है वो खुशियां लाता है? पैसा खुशियां जरूर लाता है, लेकिन लिमिट में हो तो ठीक है, उससे ज्यादा तो फिर बर्बादी ही लाता है। अच्छा, बर्बादी कैसे? बर्बादी ज्यादा होगी फिर और ज्यादा कमाने की इच्छा, और ज्यादा करने की, और दुख ही दुख फिर उसके आगे तो फिर क्राइसिस ही है। जितनी जरूरत है उतना होना जरूरी है, उतने में खुशी होनी चाहिए। ये है। कुछ और लोग उनसे भी बात कर लें। आपका क्या मानना है, क्या पैसा है वो अपने साथ खुशियां लाता है? बिल्कुल आता है जी। पैसे के बिना लाइफ नहीं चल सकती। बट जैसे सर ने बोला, ज्यादा पैसा भी परेशान करता है। बाकी आपकी एथिक्स है सर, आप उसको कहाँ यूज करते हो। आप उसको गैम्बलिंग में उड़ा रहे हो तो अलग उसका यूज है, अगर आप गरीबों में बांट रहे हो उसका अलग यूज है। तो पैसा होना बहुत जरूरी है सर, पैसे के बिना लाइफ तो है ही नहीं। यानी सीधे तौर पे अगर हम बात करें, पैसा होना बहुत जरूरी है, ये मानते हैं। आपका क्या मानना है, क्या पैसा खुशियां लेकर आता है? सब कुछ लेके आता है पैसा तो। बाकी तो पैसा है, सब कुछ है। पैसा ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, होना जरूर चाहिए। उससे सोसाइटी में इज्जत होती है, सब कुछ होता है, स्टेटस बढ़ता है। बाकी सबसे भगवान से हम चाहते हैं सबकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। पैसा तो सेहत है, सब कुछ है। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में इस एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है और इसे समय पर पूरा करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण का काम पूरा करने के लिए साइट पर 2600 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं और 400 से ज्यादा मशीनरी इस्तेमाल में लगाई जा रही है। दिल्ली से करीब 75 किलोमीटर दूर जेवर में बन रहे इस एयरपोर्ट का निर्माण यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही है। कंपनी के सीईओ ने बताया कि साइट पर अर्थवर्क पूरा होने के बाद टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि एयरपोर्ट बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये समय पर पूरा कर लिया जाएगा। 5000 वर्ग हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैला ये एयरपोर्ट 4 चरणों में पूरा होने के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। पहले चरण में 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अगले साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। पहले चरण में 2900 मीटर लंबा रनवे और एक टर्मिनल बिल्डिंग तैयार होगी, जिसमें सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता होगी। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट साइट पर जब काम अपने चरम पर होगा, तब यहां वर्कर्स की संख्या 6000 तक पहुंच जाएगी। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि साइट पर अब तक वर्कर्स ने 42 लाख घंटे काम किए हैं, जिसमें किसी को कोई चोट नहीं पहुंची है। एयरपोर्ट निर्माण में अब तक 32,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 14,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया जा चुका है। बात नायाब प्रयोग की करते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश में नंदी रथ का नाम दिया गया है। ये रथ न बिजली से चलता है और न ही इसे चलाने में डीजल का खर्च आता है। दरअसल यूपी में एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने काफी रिसर्च के बाद इस तकनीक को इजाद किया है। क्या है ये नंदी रथ और क्यों इसे बनाने वाले इसे खेती किसानों के लिए गेम चेंजर मान रहे हैं? चलिए आपको दिखाते हैं। किसानों की मदद के लिए अब तैयार है नंदी रथ। अब बिना बिजली और डीजल के खेतों की होगी सिंचाई। किसानों के लिए मुसीबत बने गोवंश अब उनके ही काम आएंगे। किसी चुनौती को ही अगर ताकत बना ली जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो सकती है। किसानों की फसल के लिए आवारा पशु ऐसी ही चुनौती है, पर नंदी रथ इसी राह को आसान करती है। नंदी रथ से जहां एक ओर आवारा पशुओं से छुटकारा मिल सकता है, तो वहीं दूसरी ओर दूर दराज के क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या भी हल हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो नंदी रथ एक ऐसा ट्रेडमिल है जिसे बैल अपने पैरों से चलाते हैं। ट्रेडमिल के अलावा इसमें गियर बॉक्स, खुद का डिजाइन किया हुआ समरसेबल पंप लगा हुआ है, जो सिंचाई को आसान बनाता है। ये 35 से 600 फीट नीचे तक से पानी निकाल सकता है। ग्रेविटी का उपयोग हम कर रहे हैं। बेसिकली बैल का वेट है, वो वेट की वजह से इंक्लाइंड है तो पीछे फिसल रहा है और चारा खाने के लिए आगे बढ़ रहा है।
तो उसके माध्यम से हमको 30 आरपीएम नंदी रथ पे मिल रहा है। गियर बॉक्स हमारा है जो पेटेंट किया हुआ है वो 1200 से 1500 आरपीएम दे देता है और उससे पानी हमारा अच्छा खासा निकल रहा है। इस नंदी रथ को बनाने वाले शैलेंद्र सिंह के मुताबिक इसकी लागत वैसे तो करीब 1.5 लाख रुपए है, लेकिन सरकार अगर किसानों को इसके लिए सब्सिडी दे तो ये 50,000 रुपए में ही उपलब्ध हो सकता है। हालांकि अभी ये ट्रायल मोड में है, लेकिन जब ये किसानों के लिए बाजार में आएगा तो अपने रंग रूप में काफी बदलाव लेकर आएगा, ताकि किसानों के लिए इसे खेत तक ले जाना आसान हो सके। ट्रेडमिल के कॉन्सेप्ट पर ये नंदी रथ धीरे धीरे हम लोगों ने डेवलप किया और जो आपके सामने है आने वाले समय में इसका भी इम्प्रोवाइज्ड वर्जन हम लोग का आ जाएगा, बहुत हल्का, जो पब्लिक को जारी करेंगे। वो केवल मात्र 2.5 क्विंटल का होगा, जबकि शुरू में हम लोगों ने बनाया था वो नंदी रथ जो वायरल हुआ था 10 क्विंटल का था। आज जो देख रहे हैं ये भी 4 क्विंटल है, लेकिन आने वाले समय में 2.5 क्विंटल हो जाएगा और पब्लिक के लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहिया लगा हुआ कहीं भी खेत में लेके चला जाए और अपनी आवश्यकताओं जो भी कृषि की है उसकी पूर्ति कर ले।